मेरे जीवन की सच्ची कहानी। मेरे विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे। मेरे मामा के घर से निमंत्रण आया। मेरे भाई की शादी का निमंत्रण। वह आगरा से थे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था वहां जाने के लिए, पर बच्चों ने जिद करी कि मम्मी इसी बहाने वहां घूमना भी हो जाएगा, इसीलिए चलिए ना आप। मैं बच्चों को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए अगले दिन हम आगरा के लिए निकल पड़े। पर मुझे कहाँ पता था कि वहां पहुंचकर मेरे जीवन में एक नया सवेरा होगा। दरअसल दोस्तों, मेरे पति की मृत्यु 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो चुकी थी। उसके बाद मेरे जीवन में जो खालीपन आया, उसके कारण मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। बच्चों के लिए जी रही हूँ, उनके सामने खुश रहने का झूठा मुखौटा पहन कर रखती हूँ, ताकि मेरे बच्चे मुझे देखकर दुखी न हो। वहाँ पहुँचकर तमाम रिश्तेदार मिले, जिनके साथ साथ मेरी चचेरी भाभी भी आई हुई थी। इनसे भी मैं 15 वर्षों बाद मिल रही थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद यह अपने मायके में ही रहने लगी थी। भाभी के साथ कुछ बातें होने लगी। बातों ही बातों में भाभी ने अपने भाई रवि का जिक्र किया। इस नाम को सुनते ही मेरी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा तैर गया, जो समय के बहाव में धूमिल होते होते मिट सा गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन में जो चल रहा है उसको मेरे चेहरे के भाव से भाभी पढ़ ले। मैंने उनसे कहा, भाभी बहुत नींद आ रही है, मैं आपसे कल बात करूंगी, और मैं अपने कमरे में चली गई। भाभी की कही हुई बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। रवि ने अब तक शादी क्यों नहीं करी? क्या 15 वर्षों में वह मुझे अभी तक भुला नहीं पाया? यही बातें सोचते सोचते मैं बच्चों के साथ कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह भाभी मेरे पास आई और बोली, देखो सुमन, कौन आया है। अगले ही पल रवि मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर भावुक हो उठी। भाभी ने मुझे झट से गले लगा लिया और बोली, मैं समझती हूँ तुम्हारी तो बचपन की दोस्ती है, और रवि को इतने वर्षों बाद देखकर तुम भावुक हो गई। फिर रवि ने मुझसे पूछा, सुमन तुम कैसी हो? मैंने सुना तुम्हारे पति के बारे में, बहुत दुख हुआ। अच्छा बताओ, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मैं बोली, ठीक हैं। कोशिश करती हूँ कि उन्हें अपने पापा की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुम्हें इतने वर्षों में कोई लड़की पसंद नहीं आई? क्या तुम्हारा मन नहीं हुआ कि मेरा भी एक परिवार हो? रवि बोला, सुमन, उन लड़कियों में तुम शामिल होती तो तुम्हें पसंद कर लेता, और आज मेरा भी एक परिवार होता तुम्हारे साथ। खैर छोड़ो इन बातों को। क्या अपने बच्चों से नहीं मिलाओगी मुझे? मैं बोली, हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। अंशु, रूही, इधर आओ। देखो, यह रवि अंकल हैं। मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ। यह हमारे पुराने रिश्तेदार भी हैं। बच्चों ने रवि से नमस्ते करी। फिर रवि उनसे बातें करने लगा। कुछ ही समय में बच्चे उसके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे इनकी कितनी पुरानी पहचान हो। अब 2 दिन बीत चुके थे। मेरे भाई का विवाह भी संपन्न हो चुका था। अब समय था घर वापसी का। भाभी ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मेरा मोबाइल नंबर लिया। इस बीच मैं सभी से मिली, लेकिन रवि से बिना मिले ही वहाँ से चली आई। अब मैं अपने ससुराल पहुँच गई। फिर से वहीं दिनचर्या शुरू हो गई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर का पूरा काम करती और फिर से अपने कमरे में जाकर चुप सी बैठ जाती। मेरे कमरे के दाईं तरफ मेरी जेठानी का कमरा था और बाईं तरफ मेरे सास और ससुर जी का कमरा था। मेरे पति के गुजरने के बाद सभी प्यार से बोलते तो थे, लेकिन मेरे जीवन में जो खालीपन और अकेलापन था, उससे तो मुझे खुद ही लड़ना था। आगरा से लौटकर आए हुए मुझे 1 महीना बीत गया। मेरा मन भाभी से बात करने को हुआ, लेकिन यह सोचकर टाल दिया कि कहीं रवि उनके आसपास न बैठा हो। मैं बुझी हुई आग को दोबारा सुलगाना नहीं चाहती थी। अभी 2 दिन ही बीते कि अचानक अपने मोबाइल में एक मैसेज और उसके भेजने वाले का नाम पढ़कर मैं बुरी तरह से चौंक गई। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। भाभी के भाई रवि का मैसेज था, कैसी हो सुमन? मैसेज पढ़ते ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ। मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। पलक झपकते ही मैं समझ गई कि रवि ने भाभी से ही मेरा मोबाइल नंबर लिया होगा। वैसे सच ही कहते हैं लोग, किसी से मिलने के पीछे भी कोई न कोई कारण होता है। तो क्या भाभी से मिलने का कारण भी मेरा रवि से दोबारा संपर्क होना था? मैं सोच रही थी और मेरा मन अशांत हो चला था।
20 साल पहले हुई अतीत की यादों को जैसे फिर से जीवन मिल रहा हो। जब मेरी उम्र 15 वर्ष थी तब मेरी भाभी की माँ और भाई वृंदावन आए थे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। वह हमारे घर पर ही ठहरे हुए थे। हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अगले दिन हम सब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकले, जिसमें मेरे भाई भाभी, चाचा चाची, मम्मी और हम 7 भाई बहन, कजन भाई बहन। भाभी की मम्मी और उनका भाई रवि भी हमारे साथ थे। साथ साथ घूमते हुए भाभी के भाई की गहरी निगाहों की कब मैं शिकार हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसकी मंद मंद मुस्कान और बोलती हुई बड़ी बड़ी भूरी आंखों ने मुझे प्रेम निमंत्रण देने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिसको स्वीकार करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों की भाषा से मुझे कुछ भी अनकहा नहीं लगता था। किसी ने ठीक ही कहा है, खामोशियों की भी जुबान होती है। परिवार वालों से हटकर जब भी मौका मिलता था वह मेरा हाथ पकड़ लेता था और मैंने भी कभी हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया था। हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते थे और मन में घबराहट भी होती कि कहीं किसी फैमिली मेंबर को कुछ समझ न आ जाए। और वह होली का दिन कैसे भूल सकती हूँ जब हमने पहली बार एक दूसरे के साथ होली खेली थी। 25 दिनों के साथ के बाद अंत में बिछुड़ने का दिन आ गया। रवि और भाभी की माँ वापस चले गए अपने घर। अब भाभी मुझसे कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी थी। इससे मुझे आभास हो गया था कि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। ट्रेन में चढ़ने से पहले मौका पाकर रवि ने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी, जिसमें उसका पता लिखा था। कुछ भी कहने सुनने का हम दोनों को कभी मौका नहीं मिला। आज के विपरीत वह जमाना ही ऐसा था। मुझे याद है उसके जाने के बाद अगले दिन अपनी सहेली से लिपट कर कितना रोई थी मैं। रवि ने लगभग 2 महीनों तक पत्र लिखकर मेरी सहेली के एड्रेस पर भेजा। फिर अचानक उसका पत्र आना बंद हो गया। मैंने पत्र लिखकर कारण पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समय बीतता गया और रवि के साथ बिताए गए दिनों की यादें समय की परतों के नीचे दबती चली गईं। और आज अचानक इतने बरसों बाद उसका यह मैसेज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने पति की मृत्यु के बाद से जीवन अकेलेपन और खालीपन के एहसास के नीचे दबकर दम तोड़ रहा था और एक बोझ सा बन गया था। लेकिन जीना था अपने बच्चों के लिए। कई बार तो रात भर नींद नहीं आती थी यह सोचकर कि पहाड़ सा जीवन कैसे काटूंगी मैं। मन तो मेरा भी बहुत करता कि मैं रवि से बातें करूं। हमारे जमाने के रीति रिवाज के अनुसार जब पति के अलावा किसी भी पुरुष से आत्मीयता का संबंध रखना पाप समझा जाता था। इस जमाने की बदली हुई सोच भी बड़े बूढ़ों की सोच को नहीं बदल पाई है। अब मेरा मन की सीमा रेखा को तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अब मैंने रवि के मैसेज का जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम बताओ। वह जैसे मेरे जवाब का इंतजार ही कर रहा था। रवि ने पूछा, बच्चे कैसे हैं? फिर परिवार के बारे में विस्तार से पूछा और अपने परिवार के बारे में बताया। कह रहा था, तुम्हें तो पता ही है, पापा का जो कारखाना था अब उसको मैं ही संभालता हूँ। बड़े भैया और भाभी अपने बच्चों समेत पुणे में शिफ्ट हो गए हैं। पिताजी के गुजरने के बाद भैया माँ को पुणे ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं रवि के साथ यहीं आगरा में रहूंगी। अब माँ की वही रोजाना की एक ही बात कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। बस इसी तरह हमारी बातें आगे बढ़ती ही चली गईं और कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत सारी घटनाएं रवि ने याद दिलाई जो मैं भूल चुकी थी। मैंने पूछा, तुम्हें तो सब कुछ याद है? वह बोला, मैं भूला ही कब था। तो फिर तुमने पत्र लिखना क्यों बंद कर दिया? क्या करता? दीदी ने सब कुछ पिताजी को बता दिया था और उनके आदेश पर मुझको ऐसा करना पड़ा। वह जमाना ही ऐसा था जब बड़ों का आदेश ही सबसे ऊपर होता था। काश उस समय मोबाइल होता। मेरी इस बात का मलाल उसे अंदर तक आहत कर गया। चलो अब तो मोबाइल है, अब तो बात कर सकते हैं, वह मुझसे बोला। उससे बात करके
मुझे अपने पर नाज हो आया कि आज इतने सालों बाद भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ। विवाह एक सामाजिक बंधन है जो शरीर को तो कैद कर सकता है, लेकिन मन तो आजाद है। एक आजाद पंछी की तरह अरमानों के गगन में जब चाहे उड़ सकता है। बहुत बार विवाह के समय हवन की अग्नि भी प्यार की तपिश को कम नहीं कर पाती। उसकी बातों से स्पष्ट हो गया था कि वह भी अपने परिवार के प्रति समर्पित है, लेकिन मेरी तरह उसके भी दिल का एक कोना खाली ही रहा। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, कुछ जख्म सदियों के बाद भी ताजा रहते हैं। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उससे बातें करके मुझे एहसास हो चला था कि हमारा प्रेम परिपक्व उम्र की अतरंग मित्रता में परिवर्तित हो गया है। इस नए रिश्ते को बनाने में रवि का बहुत सहयोग था। पहले उसकी बातें मुझे रोमांचित करती थी, अब अजीब सा सुकून देने लगी हैं। अब हम दोनों की बातचीत में किसी कारण लंबा अंतराल भी आ जाता था तो मुझे उसके दोबारा खो जाने की बात सोचकर बेचैनी नहीं होती थी। हम दोनों ही बात करने के दौरान एक दूसरे से मिलने की इच्छा व्यक्त करते थे। एक दिन उसने यह कहकर मुझे चौंका ही दिया कि वह एक बार मिलने के लिए बहुत बेचैन है और वह जल्दी ही किसी बहाने से मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ रहा है। यह बात सुनकर तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं सोच में पड़ गई। पता नहीं 20 वर्षों के बाद उसमें जाने कितना परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं मैं उसके साथ सहज हो पाऊंगी या नहीं। वह दिन भी आ गया जब उसे मेरे ससुराल आना था। उससे मिलने पर मुझे लगा कि हम दोनों के सिर्फ बाहरी आवरण पर ही उम्र ने छाप छोड़ी है, लेकिन अंदर के एहसास में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया था। इतने सालों बाद मिलने पर समझ ही नहीं आ रहा था कि बातों का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए। अभी भी बिना कुछ कहे ही जैसे हमने आपस में सब कुछ कह दिया था। रवि ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बात आरंभ करी। सुमन, जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें उससे शादी भी हो जाए और जिससे शादी करें उससे प्यार हो जाए, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारी आपस में शादी नहीं हुई, लेकिन आपस के प्यार के एहसास के रिश्ते को अच्छे दोस्त बनकर तो जिंदा रख सकते हैं। मेरे जीवन में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रही हूँ। हमारे पुरुष प्रधान समाज में तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति मिलना असंभव तो नहीं है, पर कठिन जरूर है, जिसने मेरे प्यार को दिए की लौ की तरह अभी तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। मैं अपने को खुशकिस्मत समझकर भावुक होकर उससे लिपट कर रोने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में थोड़ी देर के लिए जकड़े रखा। उसका यह स्पर्श मुझे जैसे कि अलौकिक सुकून दे गया हो। मुझे इस दोस्ती के सहारे जीने का नया मतलब मिल गया। पति और पत्नी का रिश्ता कानूनी है, लेकिन यह बेनाम रिश्ता, क्योंकि इसने समाज की स्वीकृति की मोहर प्राप्त नहीं की है, इसलिए इसे अवैध माना जाता है। समाज को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्ती का यह रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि जीवन के लिए संजीवनी से कम नहीं होता और ताउम्र खुशी देता है। रवि ने मुझसे कहा, हमारा मिलना आसान नहीं है, लेकिन फोन पर हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, जिसके कारण हजारों मील की दूरियां भी बेमानी हो गई थी।